हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियर फिजिक्स के बेसिक्स के बारे में किया था। आज का लेक्चर हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम न्यूक्लियर मॉडल्स के ऊपर मूव करने वाले हैं। और जो हमारा फर्स्ट मॉडल है डेट इज लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स। लिक्विड ड्रॉप मॉडल्स गिवन बाय ए साइंटिस्ट विजिस्कर इन 1935। उन्होंने कुछ एजम्पशन ली इसके ऊपर और उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस होते हैं वो लाइक ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड एंड जो मोलिक्यूल्स होंगे वो लाइक ए न्यूक्लियॉन्स। क्लियर। तो फर्स्ट एजम्पशन क्या थी अकॉर्डिंग्स टू विजिस्कर? न्यूक्लियस इज लाइक ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड, कि न्यूक्लियस है वो लिक्विड की ड्रॉप के जैसे होते हैं एंड मोलिक्यूल्स इज लाइक ए न्यूक्लियॉन्स, कि मोलिक्यूल इसके अंदर क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे। जैसे कि न्यूक्लियस है तो ये किस शेप के? लिक्विड की ड्रॉप का है, और जो इसके अंदर मोलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे। क्लियर। सेकंड उन्होंने अज्यूम किया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज मास नंबर डिवाइडेड बाय 2, कि दोनों क्या हो गए? हाफ हो गए इसके। थर्ड उन्होंने क्या अजम्पशन ली कि जो ये न्यूक्लियस है ये इनकम्प्रेसिबल है, मीन्स इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, और उसकी रेडियस होगी इस इनकम्प्रेसिबल की, वो होगी r इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। क्लियर। ये हमें पता भी है न्यूक्लियस की रेडियस है, ये इनकम्प्रेसिबल है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये थी हमारे पास थर्ड एजम्पशन। फोर्थ उन्होंने एज्यूम किया कि जो न्यूक्लियर फोर्स है वो सैचुरेटेड होगा। ये हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा था कि जैसे ये न्यूक्लियॉन्स है ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ये फोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे जैसे बाउंड्री के ऊपर जाएंगे हम तो ये न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू डिक्रीजेज हो जाएगी। तो ये उन्होंने क्या एज्यूम? न्यूक्लियर फोर्स इज सैचुरेटेड। उन्होंने ये एजम्पशन ली। इन एजम्पशन के बेसिस पे उन्होंने आगे जाके एक फॉर्मूला ड्राइव किया जो कि बाइंडिंग एनर्जी का था और मास भी उससे हम कैलकुलेट कर सकते थे। तो उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी से कैलकुलेट किया। तो हमने क्या किया? उन्होंने क्या कहा? हमें पता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस इज जेड टाइप ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम जेड एक्स ई। मीन्स उन्होंने किसके लिए कैलकुलेट किया? मास के लिए, दैट इज नोन एज सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। तो मास ऑफ ए न्यूक्लियस दैट इज एम, जेड ई टाइप ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन टाइप ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी। ये जो बाइंडिंग एनर्जी थी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी थी ये सम थी कुछ टर्म्स का। इसको हम मिटा देते हैं। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो ये बाइंडिंग एनर्जी है ये कुछ टर्म्स का सम है, दैट इज बी वी प्लस बी एस प्लस बी सी प्लस बी ए प्लस बी पी। इन टर्म्स का सम पाइए बाइंडिंग एनर्जी। अब इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए हमें कि टर्म्स कौन कौन सी थी। दैट इज नोन एज वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, कूलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी, एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी एंड पेरिटी बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर। अब एक एक टर्म्स को हम ड्राइव करेंगे कि इनके अंदर उन्होंने क्या कहा था अपनी इन एजम्पशंस के बेसिस पे। तो फर्स्ट जो टर्म थी हमारे पास क्या थी? वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स। फर्स्ट कौन सी थी? वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। जिसे रिप्रेजेंटेड किया गया बाई बी वी से। नो, हमें पता है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमने मान लिया एक न्यूक्लियन है जो सराउंडेड होते हैं
लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स से। इनके बीच में कुछ फोर्स होगा, न्यूक्लियॉन्स है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कोलम्बिक रिपल्सन होगा, फोर्स होगा। अब इस न्यूक्लियॉन्स, ये जो न्यूक्लियस है ये सराउंडेड है बाय लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो इसके ऊपर एक लार्ज नंबर ऑफ फोर्स होगा, ये मतलब बाउंडेड है इन से। तो इसको अगर हम बाहर निकालना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो हमें पता क्या चला कि जो वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हमें पता था कि मास नंबर के, तो इसकी मान ली हमने रेडियस मान ली r, तो वॉल्यूम क्या हुई 4/3 पाई r की पावर क्यूब, डेट इज r0 पाई r की पावर क्यूब, डेट इज r प्रोपोर्शनल टू a। और हमने यहां से कैलकुलेट किया कि ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम, जो कि किसकी प्रोपोर्शनल है, मास नंबर के। क्लियर। तो जो इस न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालने के लिए हमें कुछ एनर्जी चाहिए, डेट इज वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। तो जो वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी डेट इज BV, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई मास नंबर की, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो कुछ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड चाहिए इस न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालने के लिए, डेट इज वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मास नंबर। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटाया, तो जो ये वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी आई वो इक्वल आई AV इंटू ए, इसे हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज वॉल्यूम कोफिशिएंट, दैट इज वॉल्यूम कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट की, वो जो वैल्यू आई वो क्या थी, 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू हमें माइंड में रखना है, रिमेंबर करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले के अंदर आगे जाके यूज होने वाली है। ये हमारे पास क्या होगा, मास नंबर। ठीक है, तो दैट इज नोन एज वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी टर्म। सेकेंड जो टर्म आई वो क्या आई, सरफेस बाइंडिंग, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। अब देखो, जो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी है ये करेक्शन है किसके अंदर, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी के अंदर। कैसे, देखो ये न्यूक्लियस है, सराउंडेड किया हुआ था लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी के लिए। अब अगर ये न्यूक्लियॉन्स यहां पे प्रेजेंट ना हो कि सरफेस के ऊपर है, क्योंकि सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियॉन्स हमारे पास, तो यहां पे ये न्यूक्लियॉन्स ले लिया, ये न्यूक्लियॉन्स इसके नेबर में, ये दो न्यूक्लियॉन्स हैं इसके नेबर के साथ न्यूक्लियस है, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, लेकिन यहां पे जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल है इन कंपैरिजन टू इसके। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया, जैसे ये छोटा सरफेस है, इसको अगर हमने बड़ा बनाया तो ऐसे ऐसे ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होते जा रहे हैं तो जो ये सरफेस एनर्जी टर्म है वो डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होते हैं, जो इंटरेक्शन हो रही है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है, तो वो क्या थी हमारे पास, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी टर्म। मींस कि जैसे जैसे हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया स्फीयर का, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी के, तो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी दैट इज BS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज हो रहे हैं हमारी वैल्यू सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन स्मॉल होगा, स्मॉल होगा तो मतलब डिक्रीज होगी, तो जो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने हटा के माइनस का साइन लिया, क्योंकि जैसे एरिया इंक्रीज होगा तो वैल्यू डिक्रीज होगी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव साइन लगाया, सरफेस टर्म लाए हम, सरफेस का जो कोफिशिएंट इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे वो क्या है, AS इंटू आर स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर की जगह हमने हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, R0 एक की वैल्यू 1/3, इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे, और जो AS की वैल्यू क्या होगी इन सारे कांस्टेंट की, तो AS हमारे पास पहले आप लगाना चाहो तो लगा लो, वरना बाद में यूज कर लेंगे, जैसे सरफेस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इसको यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लेके चलो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ये इंक्रीज, ये एरिया इंक्रीज करेगा तो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव का साइन लगाया हमने, और आर की वैल्यू हमें आर नोट ए की पावर 1/3 पुट की। तो जैसे ही इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट, तो हमने एक नया कांस्टेंट दे दिया ए एस, और डेट इज आर स्क्वायर, डेट इज ए की पावर 2/3, डेट इज नोन एज सरफेस एनर्जी टर्म। इसे हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी टर्म। ये आर स्क्वायर के एरिया के प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर नोट स्क्वायर ए की पावर 2/3, और आर नोट स्क्वायर और जो 4 पाई इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया ए एस से, दैट इज सरफेस कोफिशिएंट। ठीक है, दैट इज सरफेस कोफिशिएंट। इसकी जो वैल्यू कैलकुलेटेड की वो हमारे पास आई 13.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो दैट इज नोन एज सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, इंटरेक्शन स्मॉल होगा, तो हमारे पास सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो गई, दैट्स व्हाई वी यूज नेगेटिव साइन। क्लियर। थर्ड जो हमारे पास थी वो किसके अंदर थी, हमारे पास BC, दैट इज कूलम एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी। कूलम बाइंडिंग एनर्जी मींस कूलम्स फोर्स का कहीं ना कहीं पे रोल हमारे पास होगा। कैसे, कूलम बाइंडिंग एनर्जी टर्म, इसे डिनोटेड किसे किया गया, BC से, BC से इसको डिनोट किया गया। हमें पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हमारे पास क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और कूलम्स लॉ से वो फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन डिस्टेंस आर स्क्वायर। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए आर, इसका चार्ज प्लस सी, इसका चार्ज प्लस सी, दैट इज स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फोर्स दे रखे तो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन ऑलरेडी कैलकुलेटेड, फोर्स इज इक्वल टू माइनस कर्ल वी अपॉन कर्ल आर। यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास इसकी न्यूक्लियस की, वो क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस। क्लियर। अब देखो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स है, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स, पेयर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी न्यूक्लियस के अंदर वो होगा Z इंटू जेड माइनस 1/2। कोई भी न्यूक्लियस दे रखे हो उसके अंदर अगर आपसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स है, डेट इज Z इंटू जेड माइनस 1/2। तो इस न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, डेट इज Z इंटू जेड माइनस 1/2। क्योंकि फोर्स तो उनके बीच में, कोलम्बिक फोर्स किसके बीच में रहेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ प्रोटॉन्स पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास कोलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दैट इज BC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू जेड माइनस 1/2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज नोन एज कोलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इन वैल्यू को कैलकुलेट करके हम एक न्यू कॉन्स्टेंट लेके आएंगे। तो जो कोलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी होगी, अब देखो जैसे जैसे इंक्रीज जाए करती जाएगी, तो कोलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी भी, डिस्टेंस अगर जैसे जैसे इंक्रीज करता है कोलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी भी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इनकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमने जो पता चला कि जो कोलम्बिक नेगेटिव साइंस का यूज किया, क्योंकि डिक्रीज होती जा रही है, नेगेटिव साइंस न्यू कॉन्स्टेंट लेके देखो इस ई स्क्वायर 1/, इन सब की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, और यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास पता है, आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। यहाँ पे आर नोट एक कॉन्स्टेंट और ऐड हो जाएगा। तो हमने जो इसको डिनोटेड कर दिया AC से, Z इंटू जेड माइनस 1 अपॉन R की वैल्यू क्या है, A की पावर 1/3, दैट इज A की वैल्यू 1/3, दैट इज नोन एज कोलम्बिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी, माइनस AC Z इंटू जेड माइनस 1 अपॉन A की पावर 1/3, दैट इज कोलम्बिक बाइंडिंग एनर्जी। वेयर AC रिप्रेजेंट क्या करेंगे, कोलम्बिक कोफिशिएंट, इसको हम क्या कहेंगे, AC कोलम्बिक कोफिशिएंट। क्लियर। तो ये थर्ड टर्म हमारे पास आ गई। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आई, एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी टर्म, कि एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास क्या होगी।
जो एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी थी वो टर्म थी हमारे पास मेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी। जो एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इसे हमने डिनोट कर दिया बाई बी ए से, और जो बी ए थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी n माइनस जेड का होल स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज मास नंबर। अब देखो हमें पता है a इज इक्वल टू एन प्लस जेड, तो n की वैल्यू क्या हुई a माइनस जेड। इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक न्यू कांस्टेंट ऐड करेंगे, दैट इज बी ए इज इक्वल टू ए। साइन क्या आएगा हमारे पास फिर नेगेटिव, क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा, तो माइनस ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज नोन एज एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी टर्म। ये एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी दैट इज एसिमेट्रिक कोफिशिएंट। और इस कोफिशिएंट की वैल्यू को जैसे हमने कैलकुलेट किया दैट इज 19.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रोक्सीमेट 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप 0.1 नहीं लेना चाहते तो 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसे ही इस कोलम्बिक कोफिशिएंट की वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, ये एसी की वैल्यू आई हमारे पास 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली हमें कैलकुलेट करके देख सकते हो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये क्या था हमारे पास एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी टर्म। लास्ट जो हमारे पास टर्म थी वो क्या थी प्लस बी पी, पेरिटी बाइंडिंग एनर्जी, पेयरिंग बाइंडिंग टर्म्स। तो हम इसको हम इरेज कर देते हैं। पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी टर्म्स के अंदर ये हमारे पास बताती है कि हमें देखो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर क्या दैट इज पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी दैट इज बीपी। अब देखो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस होगा जेड एक्स से, या तो उसके अंदर इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं, या इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे, या ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन या इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऐसे इवन ओड। ये चार पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट क्या है देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, या तो इवन प्रोटॉन होंगे या इवन ही न्यूट्रॉन होंगे, ऐसे ही या इवन प्रोटॉन ओड न्यूट्रॉन, या फिर ये ओड हो जाए या फिर ये इवन हो जाए, या फिर दोनों ओड हो जाए। ये हमारे पास चार पॉसिबिलिटी है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के लिए। अगर कहीं पे भी इवन ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इवन ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है दैट इज मोर स्टेबल। सबसे स्टेबल क्या होगा जिसके इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो, दैट इज स्टेबल। ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा स्टेबल होगा। अगर ओड इवन है तो अनस्टेबल, थोड़ा और लेस स्टेबल। ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये उससे थोड़ा कम, ये उससे भी कम, और ओड ओड है ये हाईली अनस्टेबल न्यूक्ली के अंदर। बट एक्सपेरिमेंटली हमने क्या फाउंड किया कि जिन न्यूक्लियस के इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इवन जैसे ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन और ओड ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन फिर भी हमारे पास 5 ऐसे न्यूक्ली है जो जिसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है लेकिन वो फिर भी बहुत ही स्टेबल है, दैट इज जिसके ओड नंबर ऑफ प्रोटॉन ओड इन दैट इज 1h2 पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टेबल है। 3 लिथियम 6 5 बोरोन 10 7 नाइट्रोजन 14 एंड 73 टेलियम 180। ये 5 ऐसे न्यूक्ली है जिसके ओड और कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है, ऐसे इसके अंदर 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन्स।
तो ये हमारे पास क्या होगा 5 न्यूक्लियस जिसके जो बहुत ही अनस्टेबल थे और कॉन्फिगर, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पाए गए बहुत ही स्टेबल है। तो ओनली 5 न्यूक्लिय है, अगर कहीं पे भी नेम आ जाए कि ये इनमें से कौन सा स्टेबल है, तो जिसकी अगर ये कॉन्फ़िगरेशन हो तो वो स्टेबल होंगे ओड कॉन्फ़िगरेशन होने के रेस्पेक्ट में। क्लियर। अब पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी के अंदर हमारे पास क्या पता है क्या कि अगर इवन कॉन्फ़िगरेशन है, जो पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी आई थी वो हमारे पास कैसे, उसका वो जो फॉर्मूला था हमारे पास, वो क्या लिया गया, जो पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी थी प्लस माइनस गोमा 0 इंटू ए पी अपॉन ए की पावर 3/4 की जो पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी मास नंबर की पावर 3/4, और ए पी हमारे पास क्या था, पेयरिंग कोफिशिएंट, दैट इज पेयरिंग कोफिशिएंट, और इसकी जो वैल्यू थी एक्सपेरिमेंटली हमने फाइंड की गई, इसकी वैल्यू थी वो 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक्सपेरिमेंटली हम मेजर कर सकते हैं इसकी वैल्यू, तो आपको इसमें नहीं जाना, आपको ये वैल्यू याद रख लें, क्योंकि वरना फिर एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो अब देखो ये प्लस माइनस और जीरो साइन का हम यूज कहां करेंगे, अगर हमारे पास इवन इन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इवन इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे, और सारे साइन को हटा देंगे कि ये पेयरिंग बाइंडिंग टर्म्स उसके अंदर ऐड हो जाएगी। अगर ओड कॉन्फ़िगरेशन है तो हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे, लास्ट टर्म के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और सारे साइन हट जाएंगे। अगर इवन ओड कॉन्फ़िगरेशन है तो हम जीरो का यूज करेंगे, मतलब पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी टर्म हमारे पास होगी। क्लियर। तो हमारे पास जो जैसे अगर इवन है तो पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, प्लस हो जाएगी ए पी अपॉन ए की वैल्यू 3/4। अगर ओड है तो ये टर्म इसके अंदर माइनस हो जाएगी, माइनस का साइन होगा, उसमें से इन चारों टर्म में से ये भी माइनस होगी, कुछ वैल्यू इसकी माइनस होगी। अगर इवन ओड कॉन्फ़िगरेशन है तो पेयरिंग बाइंडिंग एनर्जी टर्म हमारे पास नहीं होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि जीरो को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू इट्स ऑल्सो भी जीरो। तो ये हमारे पास क्या था, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल के से हमारे पास जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट हमारे पास क्या था, उन चारों पांचों का सम, दैट इज, अब इसको भी इरेज कर दो, इन चारों टर्म का हम जो चारों एक रिजल्ट आए हमारे पास उनको हम एक सिंगल लाइन की फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी क्या हुई, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी ए वी इंटू ए, माइनस सरफेस बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो रही थी ए एस, ए की पावर हमारे पास देखो एरिया की पावर क्या हो रही थी 2/3, वो पीछे कैलकुलेट की हुई थी हमने, माइनस कूलम्बिक कोफिशिएंट ए सी जेड इंटू जेड माइनस 1 अपॉन ए की पावर 1/3। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो आप पीछे देख के कर लेना, प्लस अब ये थी एसिमेट्रिक, ये भी माइनस हुई थी, माइनस ए माइनस 2z का होल स्क्वायर अपॉन ए, और कांस्टेंट इसका ए, और लास्ट जो टर्म थी वो हमारे पास क्या थी, प्लस माइनस कोमा 0 ए पी अपॉन ए की पावर 3/4। तो ये हमारे पास क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन चार सम टर्म्स का सम होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये इन पांचों टर्म्स का सम थी जो हमारे पास जो बाउंडिंग एनर्जी थी लिक्विड ड्रॉप मॉडल की से। ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट हमें पता है, पेयरिंग कोफिशिएंट है, ये एसिमेट्रिक कोफिशिएंट, कूलम्बिक कोफिशिएंट, सिमेट्रिक कोफिशिएंट एंड वॉल्यूम, इसकी वैल्यू थी हमारे पास वो थी 14.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप माइंड में रख लेना, दैट इज 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही ये हमारे पास होगी 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 19.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो लास्ट वाली की थी वो 33.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेयर ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस। तो ये हमारे पास क्या होगी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। तो मास ऑफ ए न्यूक्लियस क्या हुआ, जिसे हम सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला कह रहे थे, जेड टाइप ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस n टाइप ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ये टर्म b की वैल्यू, इसे हमने क्या कहा, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, इसे हमने क्या कहते हैं, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। मास की वैल्यू कैलकुलेट करना इज नोन एज सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला। ये बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू, ये सारी टर्म इसके पीछे करके हम लिख देंगे, उसे हमने क्या कहा, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला।